Hello student, welcome to the channel of Hub of Humanities by Manish। मैंने आप लोगों को पिछली सीरीज फर्स्ट में सीयूटी के बारे में बताया था कि हमें किस तरीके से इसके एंट्रेंस के अंदर रेक्टिफिकेशंस करनी है और किस तरीके से हमें करेक्शंस करनी है। होप्स आप सबने कर लिया होगा और मैं बार बार आप लोगों को फिर यही चीज़ बताऊंगा। एक ब्रीफ अप कर देता हूँ 2 मिनट्स का। सीयूटी कोई हमारे लिए ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस सब्जेक्ट है या ज़बरदस्त है। आपने जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, जैसे ह्यूमैनिटीज़ में हमने पिछली क्लास में ज्योग्राफी डिस्कस करी थी, साइकोलॉजी डिस्कस करी थी, पॉलिटिकल साइंस। अब हम इस क्लास में हिस्ट्री और सोशोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सम ऑफ माय स्टूडेंट्स इवन डिमांडेड कि सर आप लीगल के बारे में बताइए। मैंने लीगल के नोट्स बना रखे हैं और आप सभी बच्चों को उसके लिए कभी भी किसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और ओवरवेलमिंगली आप लोग हमें कांटेक्ट कर भी रहे हैं और कभी भी किसी भी ऑड आवर्स में भी आपको या किसी भी तरीके से हेल्प की जरूरत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर एट 9811373532। हमारी ब्रांचेस हैं शक्तिनगर कमला नगर के अंदर और नॉर्थ दिल्ली में, और दूसरी ब्रांच है हमारी पीतमपुरा के अंदर। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट सीयूटी एंट्रेंस। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये मान के चलिए कि जो भी आपका रिजल्ट बोर्ड के एग्जाम्स का होगा, जो आप सीबीएसई में अपियर हुए थे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज हम वो एग्जाम्स दे चुके हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उस इम्प्रूवमेंट को आप किस तरीके से सीयूटी में लाना शुरू करेंगे और सीयूटी में आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रीड आउट करना है, बट इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। आपको लेंदी आंसर्स या लेंदी क्वेश्चंस को समझने की जरूरत नहीं है। अभी मैं सोशियोलॉजी में स्टार्ट करूंगा इस सीरीज में, सेकंड सीरीज में, फिर आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और एक कंटिन्यूटी में हमारे चैप्टर्स चलते रहेंगे। और जब ये हमारा फिनिश ऑफ हो जाएगा सीयूटी का, फिर हम लोग रेगुलर अपने उसी क्लासेस पे आ जाएंगे और वही सारी वीडियोस अपने तैयार करते रहेंगे जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिए, जब आप रीजनिंग और एजर्शन में स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप उस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज लेकर के चलिए। देखिए, कॉन्सेप्ट में एक की वर्ड होता है, उस की वर्ड पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी सोशियोलॉजी में आपको पढ़ाने वाला एक वर्ड है एसिमिलिएशन। व्हाट इज एसिमिलिएशन? एसिमिलेशन एक बहुत डिफरेंट तरीके का लगता है वर्ड, की पता नहीं कहाँ से आया है, बट अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं, डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज की। और वो डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज जो हमारी हैं उसके अंदर हमें एसिमिलेट करके चलना है। व्हाट इज एसिमिलेशन? कि हम अपनी आइडेंटिटीज को डिफरेंट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ओवरलैपिंग योर आइडेंटिटीज। फर्स्ट वी आर एन इंडियन, देन वी आर एन दिल्लीite। हम दिल्ली में रहते हैं, तब ये भी हो सकता है कि हम किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, किस कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ये एसिमिलेशन है। यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग योर आइडेंटिटी, जस्ट यू आर एसिमिलेट, आप उसमें मिला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम मिल्क पीते हैं, मिल्क में चीनी मिलाते हैं, मिल्क में केसर मिलाते हैं, मिल्क में ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जहाँ तो मिल्क में रहा है ना। इन अ वेरी सिमिलर मैनर यू आर इन अ कंट्री वेयर यू लव योर कंट्री। तो आपकी आइडेंटिटी सबसे पहले क्या है? इंडियन। आप देख के चलिए, अगर हम किसी यूरोपियन से पूछें वो जर्मनी में रहता हो तो वो क्या बोलता है? आई एम अ जर्मन। अगर वो हॉलैंड में रहता हो उससे पूछा जाता है कहाँ है? डच। आस्क अ पर्सन हु इज एन अमेरिकन, वो प्राउडली बताता है कि मैं अमेरिकन है। वो ये नहीं बताता कि मैं मेम्फिस में रहता हूँ या किसी और स्टेट में रहता हूँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ या न्यू जर्सी में रहता हूँ। उसकी पहली आइडेंटिटी क्या होती है? कि आई एम एन अमेरिकन। और वो अमेरिकन उसकी आइडेंटिटी के साथ साथ बहुत सारी डिफरेंट स्मॉल आइडेंटिटीज को एसिमुलेट करके चलता है, ठीक है। आप सोच के चलिए, जो भी आंसर आप करेंगे, जैसे हमारे हिस्ट्री में एक चैप्टर है अभी जो मैं उठाने वाला हूँ आज, उसके अंदर हमने जो इन ब्रिटिशर्स यहाँ पर जब आए तो उन्होंने किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप किया, वो संथल्स का चैप्टर है। और संथल्स में उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस पे हमें फोकस करके चलना है। देयर आर सो मेनी लेंथी आंसर्स, और मैं वो आंसर्स आपको लिखने भी सिखाए थे कि वी हैव टू मेक द पॉइंट्स, और फिर उन पॉइंट्स को सब पॉइंट्स में बनाना है, नॉट टू डॉज द टीचर but to make them understand कि you know the concept and you know the concept along with a very clear view कि हमें उन आंसर्स को कैसे लिखना है। बट उस कमांड आपकी इंग्लिश में भी होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में होनी चाहिए। बट यहाँ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ रीजनिंग दर्शन के अंदर हम उस टॉपिक में जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट। वो रीजनिंग में एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप उस रीजनिंग के अंदर एलिमिनेशन कर लेते हैं तो एलिमिनेशन के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग मान करके चलते हैं कि हम लोग रीजनिंग से असर्टन में जाना शुरू होते हैं। असर्शन मींस नाउ यू आर डिटरमाइंड व्हाट द राइट आंसर इज।
आप उस सही आंसर के लिए पॉइंट्स डालने शुरू करते हैं और अपने उन पॉइंट्स को जो आपने पढ़ते हुए उठाए थे उन पॉइंट्स को आप इसमें डालेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। और आपको समझ आ जाएगा कि वो पॉइंट एक्यूरेट हो सकता है, वो चॉइस एक्यूरेट हो सकती है, मे बी वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, मे बी वो चॉइस वाला क्वेश्चन हो। जैसे हम जो क्विज शोज होते हैं ना जिसमें वो कहते हैं कि आपके फ्लिप द क्वेश्चंस, या किसी तरीके से हम कहते हैं दो चॉइसेस है, इट्स अ वेरी सिमिलर मैंने आपको उन चीज़ों को, लेकिन आप इसमें फ्लूक नहीं चला सकते, कोई तुक्का नहीं चल सकता इसमें, और ना ही कोई बड़ी मुश्किल चीज़ है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूर शुरू कीजिए। और मैं आप लोगों की इसी हेल्प करने के लिए बार बार आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और बार बार आपको ये चीज़ें वर्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी बुक में। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ फॉर योर ओन बेटरमेंट, नॉट फॉर अस, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को एनकरेजमेंट मिले, बिकॉज वी आर रनिंग अ पैरेलल इंस्टीट्यूट। और उसमें हमारे को उन बच्चों के लिए जो अनेबल हैं, दे आर अनेबल टू जॉइन द इंस्टीट्यूट, या वो वर्चुअली ही सिर्फ समझ सकते हैं, ऑफलाइन नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स अगर रहेंगे तो हम लोगों को इंकरेजमेंट भी मिलेगा और हम अपना टाइम ज़रूर आप लोगों के लिए शेयर करेंगे, जिसमें उन बच्चों के लिए जो डिस्टेंट एजुकेशन में चीज़ें चाहते हैं हम उन्हें प्रोवाइड कर सकेंगे। नाउ कम टू द चैप्टर द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन सोशियोलॉजी। हम इस चैप्टर में जब जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कल्चरल कम्युनिटीज एंड नेशन स्टेट। देखिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों पर काम करने वाले हैं, एक नेशन और एक स्टेट। आपको नेशन के बारे में पूछा जाता है, हम बोलते हैं नेशन क्या है और स्टेट क्या है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कॉमन इन नेशन एंड स्टेट। ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसको मैप बोलते हैं वो होता है सबका, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं इसके अंदर पॉपुलेशन की, वो भी है इसके अंदर, गवर्नमेंट की, वो भी है इसके अंदर, but there is a government in a state which don't makes its own internal and external policies, but there is a government in nation which makes its own internal and external policies, and that's make it sovereign. Sovereign means supreme. सुप्रीम गवर्नमेंट वो होती है जो अपनी खुद की पॉलिसीज बनाती है, अपने खुद के लॉज बनाती है, अपनी खुद की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको मैनिपुलेट करती है। और सोशलाइजेशन के प्रोसेस में कंटिन्यूस नेगोशिएशंस चलती रही हैं। हम लोग एक बड़ी ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, वो बड़ा ग्रुप क्या है, कंट्री, और उसी बड़े ग्रुप से आते हुए हम लोग एक छोटे ग्रुप में आ जाते हैं, जैसे कम्युनिटीज हैं, स्टेट्स हैं, फिर किन ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं। हम लोग इसी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो तरह की आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन इज एस्क्रिप्टिव एंड वन इज अचीव्ड। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी क्या है आपकी, मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन हूँ, मेरी ये कास्ट है, दिस इज एस्क्राइब्ड। अब देखिए इंडिया में हम लोग आज भी कास्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करके चलते हैं, जबकि यूरोप में कास्ट इज नॉट एन इशू, वहां पर एस्क्राइब्ड बहुत जरूरी है। और उस एस्क्राइब्ड से व्हाट यू हैव अचीव्ड, आप उस अचीवमेंट को अगर ऊपर लेकर के चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी व्हाट यू विद द बॉर्न, आपको इनहेरिटेंस में जो चीज मिली है, व्हाट यू वांट बॉर्न विद सच एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड एस्क्रिप्टिव। एस्क्रिप्टिव आपकी वो आइडेंटिटी है जिसमें आप पैदा हुए हैं, जो आपको ऑटोमेटिकली मिली है, आपके पेरेंट्स का नेम, आपके पेरेंट्स का सोशल स्टेटस, और उस चीज को आप अचीव में लेकर के जाएंगे। अचीव यानी आप क्या अचीव किया है, आपने खुद क्या किया है, वो क्लास आपकी होगी, वो कास्ट नहीं होगी। देन आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। और ये आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, जिसमें हम लोग कई इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखते हैं इसके अंदर। इन आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट्स में ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, ओवरलैपिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट जब आने शुरू होते हैं, एक ही पर्सन की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज हो सकती हैं, उसका नेशन, उसकी लैंग्वेज, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट, ये कन्फ्लिक्शंस जो होती हैं, ये आइडेंटिटीज आपके लिए कन्फ्लिक्शन ला सकती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाउ टू मैनेज दीज आइडेंटिटीज। एसिमिलिएशन, एसिमिलिएशन मतलब इनसे अपने आप को जोड़ के चलना, और अपने आप को इनसे जोड़ना और इनको अपने आप के साथ जोड़ देना। और ये कन्फ्लिक्शंस जो है ये बेसिकली क्यों आती हैं, द टेंडेंसी टू एक्सैजरेट द वर्च्यूज ऑफ वन ओन साइड वेल एज द वाइसेस ऑफ अदर, एंड व्हेन वी गो फॉर दीज थिंग्स तो हमें अपने वर्च्यूज दिखाई देते हैं और वो वर्च्यूज आगे जाकर के दूसरे के वाइसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम उन लोगों को धीरे धीरे स्टीरियोटाइप करना शुरू करते हैं, उसके बाद लेटेस्ट स्टेज में हम पहुंचते हैं और वहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में। हम उनको स्टीरियोटाइप करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर रिलीजन को या पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को किसमें डालते हैं। दो नेशंस जब वॉर पर होते हैं तो पेट्रियट्स इन ईच नेशन सी एज एनिमी अग्रेसर, जैसे वी इन पाकिस्तान, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि एवरी पाकिस्तानी इज अ बैड,
और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी इंडियन इज अ बैड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग वर्ड में ये समझना जरूरी है कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज बैड। आपको उस आइडियोलॉजी को, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें कम्युनिटीज, नेशन एंड नेशन स्टेट्स ये आनी शुरू हुई। देखिए इसकी शुरुआत अगर हम कहें तो ये यूरोपियन यूनियन, सॉरी यूरोप में जब 18th सेंचुरी के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था तब से स्टार्ट हुआ। और वहां पर नेपोलियन ने इस नेशन स्टेट्स को ओरिजिनेशन में डालना शुरू करा। और उससे पहले ये चीजें इतनी वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट नेशन स्टेट्स धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। और मैक्स वेबर ने एक स्टेट की डेफिनेशन क्या दी? द बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। लेजिटिमेट यानी कानूनन तौर पे उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर वो अथॉरिटी है उसके पास। अथॉरिटी का मतलब क्या है? सुप्रीमनेस। और सुप्रीमनेस का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी। आप जब भी पढ़ते हैं बेटा, प्लीज हाईलाइट योर आंसर। हाईलाइट करने के साथ साथ मार्कर्स के साथ आप उसको मार्क कीजिए और स्पेशली उसके सिनोनिम्स लिखिए। वो सिनोनिम्स वहां पर आपको दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए। और आप जब उन सिनोनिम्स को एक तरह से डेसिफर कर लेंगे, उसका मतलब निकाल लेंगे, तो इजीली वो आंसर्स आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? नेशन एक पेक्यूलियर सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी है जहां पर हम नेशंस को कम्युनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे देखते हैं। देखिए पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चलते हैं। पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947, स्टेट थी, हमारे साथ ही थी। पाकिस्तान की हर चीज हमारी थी और हमारी हर चीज पाकिस्तान की थी। बट 1947 के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो एक डिफरेंट नेशन, दे डोंट वांट टू शेयर देयर फ्यूचर विद अस, दे डोंट वांट टू शेयर देयर प्रेजेंट विद अस। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। आप सोचिए, पाकिस्तान इंडिया से निकला है, इंडिया पाकिस्तान से नहीं निकला। अब तभी हम लोग पाकिस्तान को 14 अगस्त को बनता हुआ देखते हैं और इंडिया को 15 अगस्त को। वो सॉवरेनिटी वहां पर चली गई और सॉवरेनिटी हमारे यहाँ पर आ गई। मैं आपको एक वर्ड और बता देता हूँ जो पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है और यहाँ पर भी किसी कंटेक्स्ट में बैठता है, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा। दैट इज कॉन्फेडरेशन। मुझे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उनको बेसिक चीजें नहीं पता। व्हाट इज कॉन्फेडरेशन? देखिए सर, कॉन्फेडरेशन को हम ऐसे मान के चलते हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है, जैसे सार्क है, या जैसे वेस्ट इंडीज है, या फिर जैसे आपकी और कंट्रीज है, एशियान है। ये यूरोपियन यूनियन, एशियान जैसी जो यूनिट्स हैं, ये आज की डेट में क्या बन चुकी हैं? ये कॉन्फेडरेशंस हैं। देखिए कॉन्फेडरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरेशन। ब्रिटिशर्स इंडिया को एक कॉन्फेडरेशन ही बनाना चाहते थे। दे वांटेड टू मेक इंडिया इनटू अ लूज कॉन्फेडरेशन जिसमें आप कभी भी चाहे तो इंडिया से बाहर निकल जाए। एक हिंदूज का इंडिया, एक मुस्लिम्स का इंडिया, और एक ऐसा इंडिया था जो प्रिंसली स्टेट्स का था। बट कर्टसी इसमें हमारे जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इसको रिजेक्ट करते हुए आउटराइटली और इंडिया को एक फेडरेशन बनाया। फेडरेशन कंट्री उसको बोलते हैं जहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों की पावर्स डिवाइडेड होती है। और हमने इसके लिए इन डिविजन्स को रखा हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के जो मैटर्स हैं वो यूनियन सेंटर के पास जाते हैं, जैसे हमारे फॉरेन अफेयर्स है, जैसे हमारी करेंसी है, जैसे हमारा डिफेंस है। और जो यूनियन लिस्ट के बाद हमारी जो एजुकेशन है, कुछ एजुकेशन कॉन्करेंट में भी आ सकता है, बट कुछ ऐसे मैटर जैसे पुलिस है, वो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस है, वो स्टेट्स की अपने लेवल पर होती है। तो उन मैटर्स को हमने स्टेट लिस्ट में रखा है। और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में रेजिडुअरी पावर्स स्टेट्स के हाथ में ना होकर सेंटर के हाथ में होती है, जिस वजह से वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। एंड इंडिया इज बेसिकली अ यूनिटरी बायस्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट तो है लेकिन यूनियन की तरफ झुकाव ज्यादा है, इसीलिए यूनियन को पावर ज्यादा दी गई है। और यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ ऐसी पावर्स हैं जो रेजिडुअरी पावर्स के तौर पे वो कॉन्करेंट लिस्ट में यूज कर सकती हैं। और अगर डिस्प्यूट्स अराइजेस होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। It can be said that any type of community can one day form a nation. Conversely, no particular community can be guaranteed to form a nation. लेकिन क्या हम ये सोच के चलें, बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग किसी कंट्री में रहते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में भी रह सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो क्या वो नेशन बना लेंगे? नो, देयर इज नो गारंटी फॉर दैट। आप सोचिए बेटा, हम लोग एक ऐसे पार्ट में रहते हैं जहां पर हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग इंडिया से बनते हैं, इंडिया हमसे नहीं बनता। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर एसिमिलेटेड टू इंडिया। इंडिया हमारी आइडेंटिटी खत्म नहीं कर रहा। इंडिया मुझे ये कहने से नहीं रोकता कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का हूँ, मेरी कास्ट क्या है, या मेरा रिलीजन क्या है, मेरी कम्युनिटी क्या है। नो, बट आई हैव टू बी, जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टली, अ वेरी पेट्रियोटिक इंडियन। बिकॉज अगर मैं इंडियन नहीं हूँ तो मैं अपने देश के लिए नहीं तो अपने लिए क्या करूंगा? तो मैं अपने देश को नुकसान पहुंचाऊंगा। If I give any kind of a harm to my own country,
तो मेरी कंट्री मेरे लिए क्या अच्छा करेगी? कुछ भी अच्छा नहीं करेगी, वो मुझे दुश्मन कंट्री लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में नेशंस आर कम्युनिटीज दैट आर स्टेट ऑफ देयर ओन, और जो अपनी खुद की स्टेट होती है उनकी, उस स्टेट में मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं, और वो नेशन स्टेट्स हैं जहां पे दो वर्ड्स को हम हाइफन करते हैं, नेशन एंड स्टेट। ये स्टेट बाद में जाकर के ही नेशन बन जाती है। और ये देखिए, इसमें उसके पास एक ही चीज आती है, दैट इज व्हाट? सॉवरेनिटी, सुप्रीमनेस। देन एसिमिलेशनिस्ट एंड द इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज। एसिमिलेशन और इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसीज क्या होती हैं? देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ना। हम जब किसी चीज से जुड़ते हैं तो हमारी आइडेंटिटी एक सबसाइड कर जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, वो आइडेंटिटी रहती है, और उस आइडेंटिटी को हम एसिमुलेट करते हैं। पॉलिसीज इसके साथ चलती हैं, वैल्यूज और नॉर्म्स पूरी तरह से डोमिनेंट सोशल ग्रुप के साथ चलते हैं। अब देखिए, इंडिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है, लेकिन वो कम्युनिटी डोमिनेंट नहीं है, ना उसे कोई रिजर्वेशन मिलती है। लेकिन इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, इंडिया में जो माइनॉरिटी वीकर सेक्शंस हैं, इंडिया में जो कास्ट वाइज वीकर सेक्शंस हैं, जिन्हें हम लोग एक तरह से शेड्यूल में डाला। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने वीकर क्लास को, अप्रेस्ड क्लास को, कास्ट को सेक्शंस में डाल दिया और उसको नाम दे दिया शेड्यूल। वो शेड्यूल उन लोगों ने 1935 में वर्ड ऐड ऑन किया था, उससे पहले ये वर्ड नहीं था। और कर्टसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे और जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इन सब चीजों को अपने तरीके से फ्रेम आउट किया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सोचो बेटे, इंडिया और अमेरिका में सबसे बड़ा अंतर क्या है? America is country of coming together. They form their own country by joining the 13 states. India is a country of holding together. सबसे मुश्किल काम है इंडिया जैसी कंट्रीज को बनाना, जो हजारों साल से एग्जिस्ट करती हैं, बट उनका कोई वजूद ही नहीं है। उनको नाम भी फॉरेनर्स आके दे रहे हैं। और उस चीज को हम लोग किस तरीके से एसिमुलेट करेंगे? हमें उस कंट्री के साथ जुड़ना है, उसके साथ हमें एसिमुलेट करना है, उसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हम एसिमुलेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो ही हम हार्मनी यानी भाईचारे में रह सकते हैं, और नहीं तो ये कन्फ्लिक्शंस जो हैं, दे कैन क्रिएट अ हैवॉक इन अवर कंट्री, और वो कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इन दैट केस द डेंजर ऑफ डोमिनेंट ग्रुप कल्चर इज अ नेशनल कल्चर, ये भी हो सकता है। अब डोमिनेंट ग्रुप कल्चर इंडिया में डोमिनेंट क्यों नहीं है और श्रीलंका में डोमिनेंट क्यों है? बिकॉज वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस तरीके से फ्रेम आउट नहीं किया गया। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे फ्रेम आउट किया कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो डिप्राइव्ड पीपल हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाए। दीज आर असर्टिव डिस्क्रिमिनेशंस, असर्टिव डिस्क्रिमिनेशन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, उनको प्रिवेंटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। हमने डिस्क्रिमिनेट किया है, बट ऑपोजिट साइड में उन वीकर सेक्शंस की तरफ से डिस्क्रिमिनेट किया गया और उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी गई इसमें, और इसके लिए प्रिवेंटिव डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज किया जाता है असर्टिवनेस के साथ। देखिए, ये वर्ड्स आपको लिखने नहीं है, बट यू हैव टू नो कि इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज यही वर्ड्स आपको की वर्ड्स के तौर पे वहां दिए जाएंगे और उन वर्ड्स में आप कंफ्यूजन कर सकते हो। नाउ कम्स द कम्युनिटी आइडेंटिफाई इटसेल्फ द बेसिस ऑफ नेशन फॉर्मेशन। स्टेट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एक स्टेट ऑलरेडी थी, उस स्टेट के साथ हम लोग एक सिंगल होमोजीनियस नेशनल आइडेंटिटी को लेकर के चलते हैं। और इसी चीज के साथ रीजनलिज्म इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। देखिए, रीजनलिज्म क्या है? रीजनलिज्म कई लोग कह सकते हैं सेपरेशन को भी जन्म दे सकता है, बट रीजनल आइडेंटिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज रीजनल आइडेंटिटी एक ऐसी चीज है जो आपको एसिमिलेशन की तरफ जोड़ के चलती है। इंडिया में स्टेट्स को नागपुर सेशन में 1920 में लैंग्वेज सेक्शन के थ्रू बनाया गया था, और इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पे बताया गया कि अगर हम लोग लैंग्वेज को बेसिस बना के चलेंगे तो कंट्री के अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स लगातार आती हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है इन सब चीजों से डील आउट करने के लिए। दैट्स व्हाई इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन? हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशन डेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। हम लोग चेंजेस लगातार करते रहते हैं, और ये चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं, बनाते हैं, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वाइब्रेंट बनाते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को लाइफ लॉन्ग लेकर के चल सकते हैं, तरह तरह की अमेंडमेंट्स करके। अब इसमें और अमेंडमेंट्स में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी चीज में हम डाल दें उसको। हमने अमेंडमेंट्स में एक सिंपल मेजोरिटी रखी हुई है जिसमें 50+1 मेजोरिटी है, कॉम्प्लेक्स मेजोरिटी रखी हुई है, स्पेशल मेजोरिटी रखी हुई है, 2/3 मेजोरिटी रखी है, प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने इसके अंदर एक प्रोविजन और रखा हुआ, वो क्या है?
उसके अंदर हम लोग 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उस फेवर में वोट करेंगे, तो वो रिजिड फॉर्म में आ जाता है। तभी आपने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। आप जब हिस्ट्री के चैप्टर्स में जाएंगे, लास्ट चैप्टर में स्पेशली, तो आप लोग देखिएगा कि इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कितनी डिस्कशन हुई थी। मैंने आपको एक सीरीज में इसके बारे में बताया भी था कि इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में धुलेकर जैसे लोग थे और दूसरी तरफ और जो लोग थे वो किस तरीके से उनकी आर्गुमेंट्स हो रही थी साउथ के और इंडियंस नॉर्थ के बीच में लोगों में, और हमने कौन सी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी। रीजनलिज्म एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की अपनी एक सीरीज, और हिस्ट्री में हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड को इंपॉर्टेंस देके चलेंगे। देखिए कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो एक चैप्टर स्टार्ट होता है 1757 से, हालांकि इसका कंटेक्स्ट में नहीं है, बट आई गिव यू अ ब्रीफ इन जस्ट अ मिनट। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार गया। उसके बाद 1764 के अंदर जो है बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला अवध के नवाब को, शाह आलम इंडियन एम्परर को और मीर कासिम को, तीनों को हरा दिया। आफ्टर दैट द अटर chaos occurred in India in 1765 onwards। वो 7 years का जो पीरियड था, इसमें बंगाल में फेमीन भी पड़ा था और इंडिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकला था। वो 7 years ऑलमोस्ट एनार्की थी। आप सोचिए निज़ाम बदल गया था। निज़ाम बदलना यानी मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ रहे थे। ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी कि वो इन सब चीज़ों को कैसे देख करके चले। वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, और इसमें हम संतल्स के बारे में या उनका जो रेवेन्यू सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम्स किस किस तरीके से उनको फेस करनी पड़ी। देखिए ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर रूल करने के लिए आए थे तो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, और 1765 से उन लोगों ने दोबारा से मीर जाफर को बिठाया और मीर जाफर ने 7 years तक वहाँ पे रूल किया एज अ पपेट नवाब। उसके बाद 1772 ऑनवर्ड्स ये काम सारा शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स को समझ आया कि हमें इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमारे को इस कंट्री को चलाने के लिए ठीक रहे। बिकॉज ब्रिटिशर्स के बिहार पे ये काम कौन कर रहा था, ये काम कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लूटने का तो बहुत एक्सपीरियंस था, वॉर करने का बहुत एक्सपीरियंस था, क्योंकि वॉर के लिए उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट मदद भी करता था, उनको 25% का सेंक्शन मिलता था, वो 25% कट रखते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो अपनी आर्मी भेज दिया करते थे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इंडिया को कंट्रोल करने की बारी आई। इंडिया वाज नॉट अ स्मॉल कंट्री, हालांकि इन्होंने चाइना के साथ भी यही काम करना था, बट चाइना को कंट्रोल नहीं किया था इन लोगों ने डायरेक्टली इंडिया की तरह। इंडिया में इन लोगों ने 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया, और उस वक्त तक जो इंडिया में गवर्नर जनरल होता था कैलकाटा का, वही इंडिया का गवर्नर जनरल होता था, और 2 गवर्नर जनरल और होते थे। वो गवर्नर्स थे आपके मुंबई बॉम्बे, और दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी। आप सोचिए पूरा इंडिया इन लोगों ने ऐसे बांट रखा था कि पूरा एक तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जो कैलकाटा के अंदर या बंगाल प्रेसिडेंसी में बांटा हुआ था, जिसका गवर्नर जनरल इंडिया का होता था। दूसरी तरफ हम ये मान के चले कि हम लोग एक ऐसी प्रेसिडेंसी को फेस कर रहे थे जो बॉम्बे थी, जो ऑलमोस्ट पूरा वेस्ट था, और नीचे मद्रास प्रेसिडेंसी थी। इन लोगों ने जब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उस सिस्टम का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। द सिस्टम इन इटसेल्फ वाज अ फ्लॉ। उस सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सॉर्बिटेंट चार्जेस रखे हुए थे। अब सोचिए फार्मर्स बेसिकली डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे। इंडिया का मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ कैसे होता था। इंडिया बेसिकली जब मुगल्स के हाथ से निकला, और फिर कुछ टाइम तक मराठास ने भी कंट्रोल किया, लेकिन ये बंगाल बिहार का जो एरिया था, यहाँ पर अलीवर्दी खान वो कुछ कंट्रोल करता रहा, और सिराजुद्दौला वाज अ वेरी, जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस पर्सन, तो इन लोगों ने ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं किया। बट यहाँ पर जमींदार सिस्टम जो था, जमींदारी सिस्टम, वही मेनली कंट्रोल करते थे हर चीज़ को। जमींदारी सिस्टम की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो क्या थी कि वो डायरेक्टली रेवेन्यू लेते थे, वो ज़मीन के मालिक थे। ज़मीन के मालिक होने के साथ साथ वो समझिए कि एक तरह से इंडिया बढ़ चुका था कई सारी डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज़ के बीच में, और वो उसको कंट्रोल भी करते थे। उन्होंने अपनी आर्मी भी रखी हुई थी, और ऐसे कई राजा थे, राजा बर्दवन जैसे, जिसके पास 400 गांव कईयों के अंडर आते थे, विलेजेस, और वो विलेजेस में उनकी आर्मी भी मेंटेन रहती थी, और उन लोगों ने फोर्टिफिकेशंस भी कर रखी थी, जो हमने रिबल्स एंड राज वाले चैप्टर में किया था। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में उन लोगों ने रेवेन्यू बहुत एक्सॉर्बिटेंट बढ़ा दिया। जब रेवेन्यू आप एक्सॉर्बिटेंट करते हो तो पीजेंट कहाँ से देगा? पीजेंट वो इंसान होता है
या टिलर वो इंसान होता है जो जमीन पे हल चलाता है, जो पैसा कमाता है। उस पीजेंट के ऊपर एक और तरीके से जिसे हम कह सकते हैं जमींदार इन विलेजेस। और ये जमींदारी सिस्टम कौन है? आप सोचिए, इन सब चीजों को आपने कोरिलेट करना है। आज यही जमींदार, जोतेदार इनको हम बोलते हैं, ये जोतेदार मोस्टली कास्ट क्या है जो विलेजेस में कंट्रोल करते हैं। दे आर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये मोस्टली वही लोग हैं जिनकी कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड कंट्रोल में। आप देखिए, सोशियोलॉजी और साइंस हिस्ट्री में आप इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उसकी सबसे बड़ा फ्लॉ ये था, इस रेवेन्यू को कलेक्शन कैसे करोगे? क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ब्रिटिशर्स को लोग रखने पड़ेंगे, और ब्रिटिशर्स को तो वो लठ मार और डंडे रखने वाले लोग चाहिए थे कि जिनसे जाकर के रेवेन्यू इकट्ठा करके लाओ। बट पीजेंट वर नेवर क्लोज टू द जमींदार। मेन जमींदार जो लैंड का ओनर था, ही वाज लिविंग इन कलकत्ता। वो पैलेशियल हाउसेस में रहते थे। जैसे आप सोचिए जगत सेठ, जगत सेठ वाज अ पर्सन जिसने रिस्पॉन्सिबल था इंडिया को गुलाम बनाने के लिए, स्लेवरी के लिए। क्योंकि अगर उसने हेल्प ना की होती मीर जाफर की तो ये प्रॉब्लम ही ना आती। बट दे वर बैंकर्स, उनके पास बहुत पैसा था, वो रूलर्स को भी चेंज कर सकते थे, उनकी इतनी पावर होती थी। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में एक सबसे बड़ा जो फ्लॉ ये नजर आया कि अगर ये रेवेन्यू नहीं दिया जाता तो एक दिन टाइम दिया जाता था, और उस पीरियड के बाद, सनसेट होने के बाद, वो लैंड को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। अब सोचिए, कन्फिस्केशन ऑफ लैंड वाज नॉट सो इजी। क्योंकि जब आप कन्फिस्केशन करनी शुरू करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको जाकर के उस लैंड का कब्जा लेना होगा, और उसके पहले आपको उस लैंड को ऑक्शन करके किसी को बेचना पड़ेगा। और ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऑक्शंस करनी शुरू करी, और बहुत सारी फिक्टिशियस ऑक्शंस करी। और वो जमींदार जो लैंड के रेवेन्यू नहीं देते थे, या कई कई उनके मतलब 1000 पे रेवेन्यू आ चुके थे, वो कुछ पेटी पैसों में देकर के उस लैंड का रेवेन्यू ले लेते थे, उसका कंट्रोल दोबारा से, सॉरी रेवेन्यू नहीं, उस लैंड का कंट्रोल अपने हाथ में रख लेते थे। अब सोचिए, यही प्रॉब्लम्स उनको दोबारा फेस करनी पड़ती थी। अगर वो लैंड किसी और के पास चली गई तो ब्रिटिशर्स वहां भेजेंगे किसको? वो लठियाल्स भेजते थे साथ में, जाओ भी उस लैंड का आप कंट्रोल लो। वहां पे जोतेदार, घंटीदार, ऐसे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो मेन जमींदारी सिस्टम के और पीजेंट्स के बीच में एक नया जमींदारी सिस्टम अपॉइंट हो चुका था, वो लोग लैंड को किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं देते थे। और इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम पूरी तरह से इनका डिस्ट्रॉय हुआ। और इस सिस्टम के अंदर फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? इंपॉर्टेंट रीजन, इनिशियल रेट रेवेन्यू वाज वेरी हाई। देखो बेटे, एक पॉइंट को समझो आप, उस पॉइंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? रेवेन्यू वाज वेरी हाई। दूसरी चीज, जमींदार वुड स्लोली कम डाउन विद द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। आप देखो, कमाई एकदम से नहीं बढ़ती, आप उस कमाई को कैसे बढ़ाओगे? और उसको बढ़ने में कई साल लगे, आप सोचिए। और फिर सेटलमेंट सिस्टम 20 साल तक रहा। आप जब अपनी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे उसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने चार्टर एक्ट्स बाद में बनाने शुरू करे, और उस चार्टर एक्ट से धीरे धीरे उन लोगों ने इस सिस्टम को क्वींस प्रोक्लेमेशन में 1857 के बाद लाए थे, बट वो भी इस चैप्टर में नहीं है। उसके बाद हम रेवेन्यूज को देखते हैं। रेवेन्यूज इनवेरिएबल थे। और पावर ऑफ जमींदारी टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम रैयत। रैयत का मतलब क्या होता है? रैयतवार यानी जो जमीन पे हल चलाता है, जो जमीन पे काम करता है। आप सोचिए, इन लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे। एक सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और इस सिस्टम में जो फ्लॉज थे, उन कमियों को दूर करने में ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम लगा। और फिर उसके बाद जब ऑक्शंस हुई, फिक्टिशियस ऑक्शंस हुई, और देखा गया कि 30% ऑक्शंस जो हुई हैं वो फिक्टिशियस थी। और इसमें ब्रिटिशर्स का खुद का मकसद भी यही था कि रेवेन्यू कलेक्शन से ज्यादा ब्राइब्स लेकर के किस तरीके से लैंड्स को आगे एलोकेट किया जाए। और इसमें ब्रिटिशर्स को उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें पूरी इंडिया की तरफ से और ब्रिटिशर्स की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रिपोर्ट बना के भेजी गई। इस रिपोर्ट का नाम था फिफ्थ रिपोर्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ रिपोर्ट में जब रिपोर्ट भेजी गई थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको डिस्कशन किया गया, और पूरी तरह से ये देखा गया कि इसमें खाली इंडियन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दैट। उसके बाद इन लोगों ने एक सिस्टम स्टार्ट किया, दैट वाज रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम का मेन पर्पस क्या था कि हम लोग डायरेक्टली रैयत से पैसा लेंगे। अगर आप रैयत से पैसा लेते हो तो रैयत आपको रेवेन्यू देगा। उस कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि रेवेन्यू रैयत कैसे पे करेगा? बिकॉज एक और गेम में प्लेयर चेंज हो चुका था। एक रैयत, एक जोतेदार, एक
जमींदार और उसके ऊपर ब्रिटिशर्स, उस रेवेन्यू की एग्जॉर्बिटेंटली ग्रोथ हो चुकी थी एंड दैट रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट 60 to 70%। सोचिए जो उसको 40% पे करना होता था एक रैयत को, अब वो रेवेन्यू 60-70% हो गया। इस सिस्टम को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर, कौन से एरिया में, साउथ में इंडिया के। और फिर इन्होंने नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक नया सिस्टम इकट्ठा किया, एक इंट्रोड्यूस किया। द सिस्टम वाज नोन एज महलवारी। महलवारी सिस्टम के अंदर इन लोगों ने ऐसी कई चीजें बनाई जहां हम लोग डायरेक्टली पूरे के पूरे रैयत को इकट्ठा करके पूरे गांव से, जैसे पंजाबी में वर्ड होता है ना महल्ला, तो वहां से वर्ड बना महल। महलवारी सिस्टम, हम सारे लोगों से इकट्ठा पैसा लेंगे। और इस प्रॉब्लम को ये लोग फिर भी नहीं ठीक कर पाए। रेवेन्यू सिस्टम लगातार प्रॉब्लमेटिक रहे, बिकॉज आप सोच के चलो ब्रिटिशर्स के हाथ में सिस्टम नहीं था। सिस्टम वॉज कंट्रोल्ड बाई ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दैट वॉज टोटली इनएक्सपीरियंस्ड, जिसे कह सकते हैं हम ग्रुप था। और वो इस पर्पज से आया नहीं था कि इंडिया को फायदा पहुंचाना है या इंडिया को किसी तरीके से उन्हें आगे लेके जाना है। देयर ओनली पर्पस वाज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट एंड एक्सट्रैक्ट, पैसा लूटने वाली मशीन होती है ना, इस तरीके से। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्होंने कैसे कैसे एरियाज को सेटल किया, स्पेशली संथल्स को, पहाड़ियाज को। हालांकि पहाड़िया जिसमें सेटल होने को तैयार नहीं थे, संथल्स को सेटल करके इन्होंने तमिनों को जैसे एरियाज में उनको कन्फाइन कर दिया। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपको जो भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको। आपकी CUT सीरीज है, दिस इज सीरीज नंबर 2 बाय हब ऑफ ह्यूमैनिटीज बाय मनीष सर एट 9811373532। और आप लोगों का, हम लोगों का अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली आप लोगों का पार्टिसिपेशन यही है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। थैंक्स लॉट।